गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 8th ऑफ अक्टूबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये नोबेल प्राइज वाला टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो उन साइंटिस्ट के नाम नहीं होते हैं, बेसिकली वो उनकी डिस्कवरी होती है। जो यूपीएससी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो इस बारे में हम लोग जानेंगे क्या डिस्कवरी इन्होंने किया है, किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है। उसके अलावा मालदीव के साथ इंडिया ने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है, तो ये होता क्या है। ये एक स्टैटिक पोर्शन वाला पार्ट भी है और करंट अफेयर वाला भी है, दोनों हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज एक इकोनॉमी की नई टर्म हमें सीखने को मिलेगी। उसके बाद निक्षय पोषण योजना क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है। जो हमारा प्रधानमंत्री टीबी एलिमिनेशन अभियान है 2025 वाला, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो स्कोर है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा लो चला गया है। तो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फाटा के बारे में बात करेंगे, जो कि ईरान की मिसाइल है, जिसकी ईरान के ऊपर उसने इसराइल के ऊपर अटैक किया, तो उसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। इंडियन वाइल्ड एस यानी कि जो गधे हैं, वाइल्ड गधे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है गुजरात के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और प्लैंकटन ब्लूम जो कि मैडागास्कर आइलैंड के पास फिलहाल देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लैंकटन क्या होता है, ब्लूम क्या होता है, क्लाइमेट चेंज से इसका क्या रिलेशन है। ये टॉपिक आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर। चलिए, तो बात करते हैं मेडिसिन नोबल की। तो भाई विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूकम, इनको मिल चुका है मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज। ठीक है, स्टडी क्या है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलता हूँ ऊपर ऊपर से, क्या है बेसिकली स्टडी का पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारे पास बॉडी में होता है एक डीएनए होता है, राइट। डीएनए होता है, एक हमारे पास होता है आरएनए, राइट। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, जैसे हम लोग इसको डबल स्ट्रैंड बोलते हैं। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। फिर एक हमारे पास होता है एमआरएनए, माइक्रो आरएनए होता है। फिर एक हमारे पास होता है एमआईआरएनए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो माइक्रो आरएनए। अब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा रिलेशन होता है, ऑब्वियसली सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है इसको काफी हद तक रेगुलेट करते हैं। देखिए, डीएनए तो हमें पहले से पता ही है। डीएनए हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो डीएनए के अंदर होती है। और इस इंफॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में पास करते रहते हैं, अगले अगले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके थ्रू पास करते रहते हैं, मदर एंड फादर। डीएनए हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पास नहीं करता है, बल्कि जो बहुत सारी डिसीज होती हैं उनको भी रेगुलेट करता है, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है, बहुत सारी चीजें डीएनए करता है। वही काम जो है आरएनए भी करता है कुछ हद तक, फिर डीएनए को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है। और ये पूरा प्रोसीजर जो है वो एमआरएनए तक चलता है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन होता है जिसे आप लोग जीन एक्सप्रेशन कहते हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। जो डिसीज होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे मान लो किसी को कैंसर हो गया, टीबी हो गया, वो सब चीजें होते हैं, डायबिटीज हो गई एंड ऑल दैट, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से रेगुलेट होते हैं, और यही उसके अंदर एक रीजन भी होता है। लेकिन ये तो हमें पहले से काफी हद तक पता था। अभी जो रिसेंट डिस्कवरी की गई है वो है माइक्रो आरएनए। हालांकि रिसेंट डिस्कवरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 1980s, मतलब इन ये जो दो साइंटिस्ट हैं, जो ये डॉक्टर हैं, ये पिछले 20-25 सालों से उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अब जाके इनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज कोई रिसर्च डिस्कवरी के लिए मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। हो सकता है किसी ने 50 साल पहले, कोई 40 साल पहले कोई डिस्कवरी किया हो, जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हो साइंस के एडवांसमेंट के अंदर, या ह्यूमंस की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, उनको भी नोबेल प्राइज जो है मिल सकता है। तो 1980s और 2000 के बीच में इन्होंने माइक्रो आरएनए के ऊपर जो है वो स्टडी किया था। और ये एक नया डिस्कवरी था, इससे पहले हमें माइक्रो एमआरएनए के बारे में पता नहीं था, अब हमें पता चला है। एमआरएनए के बारे में पहले पता था, एमआरएनए के बारे में, लेकिन एमआरएनए के साथ साथ माइक्रो आरएनए भी जुड़ा हुआ होता है। और ये हमारी बॉडी में प्रोटीन के प्रोडक्शन को या तो प्रिवेंट करता है या फिर रेगुलेट करता है। और हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें इस प्रोटीन के रेगुलेशन, इसके सीक्रेशन, इसके रिडक्शन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इसी से हमारे हार्मोन जो है वो कंट्रोल होते हैं। जो बॉडी में सेल ग्रोथ होती है वो भी इन्हीं की वजह से होती है। जो ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि बॉडी में जो कुछ भी होता है वो डीएनए लेवल पे होता है,
डीएनए जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है आरएनए के अंदर, फिर उसकी कॉपीज बनती हैं मैसेंजर आरएनए और डीएनए के बीच में। ये हम लोग ट्रेडिशनली मानते थे, लेकिन mRNA जो है एक नया लेयर है जीन रेगुलेशन का। मतलब हमारे जीन्स रेगुलेशन mRNA से भी हो सकते हैं, आरएनए से तो होते ही हैं, mRNA ये नया पता चला था हम लोगों को बेसिकली। तो इस वजह से एक बहुत रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। लेकिन देखिए मेडिकल साइंस के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई आपके पास कितने एडवांस इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 1980s के बाद जैसे जैसे बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट आने लगे, फिर बाद में तो जीन एडिटिंग वगैरह वो सब भी आ गया, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो थी वो धीरे धीरे सोल्व आउट होने लगी। और आज हमें ये पता है कि जो mRNA है ना बेसिकली वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में जितने कि दूसरे जेनेटिक चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली इस डिस्कवरी का मेन रीज़न था। इससे होगा क्या, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर्स हैं, ये हमें बहुत ही स्टार्टिंग लेवल में पता चल जाएगा। ठीक है, जब हमें पता चलता है ना डिसीज के बारे में, ऑलरेडी वो हमारे डीएनए को डैमेज कर चुके होते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज कर चुके होते हैं। लेकिन mRNA की स्टडी करने के बाद हम इनको बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज पे पता लग जाएगा और हम इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकते हैं और ये ठीक भी हो सकता है। देखिए किसी भी बीमारी का या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्व करने का एक सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है, पहले उसका कारण तो फाइंड आउट करो, कहां से वो समस्या, कहां से वो डिसीज ओरिजिनेट हुआ। अगर ये पता चल गया ना तो हम इसके रूट से उसको काट सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। यही जो मैजिक है इस डिस्कवरी का, वही है mRNA का अंदर, कि ये इतने स्मॉल लेवल पे शुरुआत होती है किसी डिसीज की, कैंसर, डायबिटीज वगैरह की, आप इसको पता लगा के यहीं से ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। जब हमें डायग्नोसिस करना होता है, प्रोग्नोसिस करना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है, अभी आपको डीएनए के बेसिस पे नहीं करना पड़ेगा जो कि एडवांस लेवल पे है, मतलब आगे लेवल पे है, आप इसको बहुत इनिशियली mRNA के लेवल पे भी कर सकते हो। तो जैसे ही बीमारी शुरू होगी आप उसको वहीं पे पकड़ सकते हो। तो इससे जो बीमारियों की डेवलपमेंट बॉडी में होती है, जो बीमारियां बढ़ती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए जो है वो बढ़ा सकता है और नई नए ट्रीटमेंट भी हम लोग इससे डिस्कवर कर सकते हैं। देखिए वैसे तो इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट में अभी और रिसर्च में समय लगेगा डेफिनेटली, लेकिन शुरुआत इन्होंने की है। अभी फ्यूचर में इसमें और डिस्कवरीज होंगी और चीज़ें एडवांसमेंट होंगी, लेकिन इनको डेफिनेटली इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों की अंडरस्टैंडिंग करने में, इनका ट्रीटमेंट करने में, डायग्नोसिस करने में इन दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए जी, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। देखिए वैसे तो मालदीव के साथ हमारे रिलेशन पिछले कुछ समय से थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, जब से वहाँ की नई सरकार आई है। लेकिन भाई जब नई गवर्नमेंट वहाँ पे आई ना, तो उसको देख, नई जो वहाँ पे गवर्नमेंट आई थी मिस्टर मिजू की, तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ बोला। पावर्स में आने से पहले भी बोला, गो इंडिया कैंपेन एंड वो सब चला, पावर में आने के बाद भी उन्होंने बोला। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग इंडिया के बिना अकेले सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन बीच में कोविड भी आ गया भाई, लॉकडाउन चले गए, तो मालदीव में टूरिज्म वैसे ही बहुत कम हो गया। मालदीव की जो इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो तो वहाँ के टूरिज्म का ही है। अब इंडिया से लोग टूरिस्ट जाना वहाँ पे कम हो गए, चाइना से तो पहले ही टूरिस्ट जो है मालदीव में कम जाया करते थे एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि चाइना के पास तो ऑलरेडी कई अच्छे अच्छे जो है आइलैंड है, तो वो लोग अपने लोकली चले जाते हैं। अब समस्या ये हुई कि क्योंकि मालदीव की भैया सीधी सी बात है, उसकी इनकम कम हो गया, रिवेन्यू कम हो गया। आज के समय पे मालदीव के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उसके जीडीपी से ज़्यादा उसके ऊपर डेट है। 2026 के अंदर $1 बिलियन मालदीव को डेट देना है, चुकाना है। 2025 में $500 मिलियन के आसपास उसको चुकाना है, जबकि मालदीव के पास जो टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ $450 मिलियन के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। भाई देना आपको 1 बिलियन है आपके पास 450 मिलियन। तो आज के समय पे मालदीव की हालत ये है कि उसके पास ऑलमोस्ट एक महीने भर का ही फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है इंपोर्ट का देने के लिए। चाइना को भी पैसा लौटाना है भाई, इंडिया को भी लौटाना है। ऑलरेडी इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है उसका $500 मिलियन से ज्यादा पैसा मालदीव को देना है। $600 मिलियन के आसपास चाइना के बैंक को देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक को। लाएंगे कहाँ से, इनकम तो है नहीं, टूरिस्ट आपके पास आ नहीं रहे हैं, इंडिया से आप वैसे ही झगड़ा करके बैठे हुए हो। इंडियन बहुत सारे टूरिस्ट जो मालदीव जाया करते थे वो मालदीव जाते नहीं है, या तो वो बाली जा रहे हैं, अंडमान जा रहे हैं, लक्षद्वीप जा रहे हैं। इंडिया में कमी थोड़ी ना है। तो अब उनको ये बात रियलाइज हो गई है कि भाई इंडिया के बिना काम भैया चलने वाला है नहीं। तो अब वहाँ इवन कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मालदीव के अंदर उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इंडिया के खिलाफ ट्विटर पे काफी कुछ बोला था, मोदी जी के खिलाफ और हमारी सरकार के खिलाफ।
वो तो एक बैकग्राउंड से आपको नजर यहाँ पे आई गया है, क्योंकि अब उनको रियलाइज हो गया कि भी हमने गलती की है और हमसे बात बन नहीं रही है, हमारी इकोनॉमी जो है वो क्रैश होने वाली है। तो अब वो इंडिया में आए हैं, बातचीत करके जाएंगे। पिछले ही महीने इंडिया ने $50 मिलियन मालदीव को दिया था। हमारे बजट एलोकेशन में भी हम लोगों ने मालदीव को ठीक ठाक पैसा दिया था। तो वो सारी चीजें झगड़ा होने के बावजूद भी हम लोग मालदीव की अपने आप से काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली हेल्प कर रहे हैं पहले से ही। अब एक नया अग्रीमेंट हम लोगों ने किया जिसे आप करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कहते हो। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें करेंसी स्वैप, देख करेंसी का मतलब समझिएगा, स्वैप मतलब लेना देना, एक्सचेंज, सीधी सी बात है। तो इस अग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, टोटल मिला के ना ये $735 मिलियन के आसपास की डील है, जिसमें से 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर में होगा और जिसमें से 300 मिलियन वो जो है इंडियन करेंसी में होगा। तो इसे आप 30 बिलियन जो है यूरोपीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो उससे भी कर सकते हो। 375 के आसपास, 35 के आसपास वो आता है। अब इसमें होता क्या है, सपोज अमेरिकन सॉरी जो 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 मोल्दीवियन जो अथॉरिटी है, मोल्दीवियन मॉनेटरी अथॉरिटी है, उसको अगर इंडिया के साथ कोई डील करनी है तो अब उसको डॉलर चाहिए। तो उसको डॉलर के लिए अमेरिका के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी करते हैं मालदीव के साथ, करेंसी स्वैप का मतलब यह होता है कि इंडिया अगर मालदीव के साथ कोई डील करता है, कोई ट्रेड करता है, तो वो दोनों लोग एक कॉमन करेंसी के अंदर जो उन्होंने अग्री की है उसके अंदर ही कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अमेरिका को कोई इंडिया से पैसा लेना है, उधार लेना है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, उसको पैसा देंगे, डॉलर में देंगे, इंडियन रुपीज में नहीं देंगे। $400 मिलियन तक का लोन या हेल्प और ट्रेड मालदीव इंडिया के साथ कर सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है और बाद में जो इसका इंटरेस्ट होता है, दोनों कंट्री अग्रीमेंट करती हैं कि हम इसको कौन सी करेंसी में देंगे, डिसाइड हो चुका है पहले से ही। 400 मिलियन हम लोग डॉलर में देंगे और बाकी हम लोग इंडियन रुपी में दे सकते हैं। अगर आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहो तो बाद में कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली ये पूरा रहता है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लो इंडिया एक तरफ है भाई, मालदीव एक तरफ है। मालदीव को इंडिया से पैसा चाहिए, हम लोगों ने इसको $200 मिलियन डायरेक्ट दे दिया। अब हम लोगों ने इसको रुपी नहीं दिया है, सीधा डायरेक्टली डॉलर दे दिया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से निकाल के मालदीव को दे दिया। अब ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसके ऊपर भाई आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अब दोनों कंट्री के बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा। ठीक है, वो कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फिक्स होगा या फिर फ्लोटिंग होगा। अब ये पहले से ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है हम उसके हिसाब से देंगे। फिक्स का मतलब होता है कि पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई आप लोग 2%, 3%, 4% कितना लोगे। ये डिपेंड करता है। अब अगर मान लो आज आपने 2% के हिसाब से मालदीव ने इंडिया से पैसा ले लिया, वो हमें 2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देगा। लेकिन फ्यूचर में लेट से 2 साल के बाद ये इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% हो गया, ऐसा हो सकता है। तो इसमें से मालदीव को नुकसान हो गया 0.5% का। तो ये नुकसान हो सकता है फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर, लेकिन कभी कभी इसका बेनिफिट भी होता है। आज मान ले मालदीव ने हम लोग से 2% ले लिया, लेकिन फ्यूचर में मार्केट रेट चला गया 5%, फिर तो उसको फायदा है। तो ये डिपेंड करता है दोनों कंट्रीज के बीच में कि आप वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो किस एक्सचेंज रेट के ऊपर आपस में चेंज करने वाले हो। तो इसमें कई सारे फैक्टर छोटे छोटे काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, करेंसी स्वैप जो है आप फिक्स रेट पे भी कर सकते हो, फ्लोटिंग रेट पे भी कर सकते हो। बेनिफिट भी मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। तो करेंसी में जो फ्लक्चुएशन होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो फ्लक्चुएशन इसमें नहीं रहती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने फिक्स रेट पे डिसाइड कर लिया कि भाई आप तो 2% पे लोगे। मार्केट में चाहे फ्यूचर में 1.5% हो, 10% हो, इट डजेंट मैटर, बेनिफिट होगा। मालदीव को ये बेनिफिट है कि उसको फॉरेन मार्केट की जो है एक्सेस मिल जाती है। वो इंडिया से फॉरेन करेंसी के अंदर बोरो कर सकता है, इंडिया उसको डॉलर में पैसा देगा। ये इसका जो है बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो जो मालदीव की सरकार का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अब उसको बेटर अपने एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अब अमेरिका के पास उसको डॉलर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालदीव ने साफ साफ कह दिया है कि वो आईएमएफ से पैसा नहीं लेगा।
ठीक है, जिस तरह से पाकिस्तान लेता है, दूसरी कंट्रीज लेते हैं, श्रीलंका वगैरह ने लिया। उसने कहा हम लोग आईएमएफ से पैसा नहीं लेंगे, हम लोग अपना जुगाड़ खुद कर लेंगे, लेकिन उस जुगाड़ के लिए भी उसको पैसा तो चाहिए ना भाई। तो वो चाइना से या फिर इंडिया से इस तरह से हेल्प उसकी हम लोग कर देते हैं। तो ये है बेसिकली पूरे का मामला। इसमें हालांकि रिस्क रहता है। रिस्क ये रहता है भाई, अगर कल को मोदी बैंकरप्ट हो गया तो इंडिया को कह सकता है कि भाई हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये डिफॉल्ट होने का चांस थोड़ा रहता है। लेकिन जनरली जब इस तरह की चीजें दो बड़ी कंट्रीज में होती है ना, तो परसेंटेज काफी कम है डिफॉल्ट होने की, लेकिन फिर भी चांस तो रहता ही है, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा करेंसी स्वैप डील के बारे में पता होना चाहिए। तो करेंसी स्वैप डील बेसिकली एक ऐसी डील होती है दो कंट्रीज के बीच में, जब वो किसी थर्ड करेंसी में, जैसे अमेरिकन डॉलर या यूरो के अंदर आपस में जो है वो बोरो कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। और ये जो बोरोविंग होती है वो किसी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकती है, फ्लोटिंग यानी कि फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकती है। ये होता है करेंसी स्वैप डील, ठीक है। लोकल करेंसी में भी हो सकता है, जैसे इंडिया ने जापान के साथ किया है, इंडिया ने रशिया के साथ भी किया हुआ है, ईरान के साथ भी किया हुआ था। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे हम लोग रशिया के साथ कोई ट्रेड करते हैं तो हमें डॉलर के अंदर उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम लोग इंडियन रुपी में भी दे सकते हैं। और फ्यूचर में अगर रशिया हमसे कोई चीज इंपोर्ट करता है तो वो भी हमें हमारा रुपया वापस कर सकता है। तो ये करेंसी स्वैप डील लोकल करेंसी में भी होती है रादर देन द डॉलर। लेकिन इंटरनेशनल रियलिटी आज के समय दुनिया की ऐसी है कि 60 to 70% जो इंटरनेशनल ट्रेड है एक्चुअली वो डॉलर में ही होता है, इसलिए उसको इंटरनेशनल करेंसी भी कहा जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। चलिए जी, निक्षा पोषण योजना। निक्षा पोषण योजना हम लोगों ने काफी पहले चलाई थी। उसके लिए हमारे पास एक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भी है। ये अभियान कहता है कि भाई 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त करना है। इंडिया को कहा जाता है टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इंडिया में 4,80,000 लोग एवरी ईयर टीबी से डेथ हो जाती है। बहुत बड़ा नंबर है ये। और सरकार कह रही है कि 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कहता है कि 2030 तक एलिमिनेट करना है पूरी दुनिया से टीबी को। इंडिया ने कहा कि हम लोग इसको तो 5 साल पहले ही कर देंगे। हालांकि इसमें थोड़ी डिफिकल्टी नजर आ रही है, बट फिर भी उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब बड़ी योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। उस अभियान के अंडर में हम लोगों ने एक निक्षा मित्र इनिशिएटिव चलाया था। इस निक्षा मित्र इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है पता है? इसके अंदर जैसे मान लो किसी आदमी को टीबी है, तो आप उस आदमी की हेल्प कर सकते हो एज अ निक्षा मित्र। उसके न्यूट्रिशन के लिए आप उसको पैसा दे सकते हो, उसको फूड भी दे सकते हो। इसमें सरकार भी जो है उन लोगों को जो टीबी जिनको टीबी है उनको 500 रुपया हर महीना देती है इस निक्षा अभियान के अंडर में, ताकि उन लोगों का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े। भाई सीधी सी बात, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और टीबी से डील करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नया अपडेट ये कहता है कि 500 नहीं भाई, आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। तो एक तो न्यूज ये है 1,000 रुपया मिलेगा, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलता है। मतलब उस पेशेंट के खाते में सीधा 1,000 रुपया जाया करेगा। और ये पैसा कहां से आता है? कुछ पैसा सेंटर से आता है, कुछ पैसा स्टेट से आता है। तो 60-40 बेसिस पे होता है, ठीक है, पैसा वहां से आता है। अब एक नया अपडेशन, एक तो ये है 500 से 1,000 रुपया कर दिया गया। एक नया अपडेट ये भी है कि अब जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो फैमिली कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, उनकी भी हेल्प होगी। जैसे किसी फैमिली में 3 लोग हैं, जिनमें से एक आदमी को टीबी है, लेकिन बाकी 2 लोग तो उससे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो भाई जो लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कहीं उनको भी टीबी ना हो जाए। तो उनको भी यहाँ पे अभी इंक्लूड किया गया। हालांकि उनको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूट्रिशन हेल्प जो है उनको मिल सकती है। एक ये अपडेट हो गया। तीसरा अपडेट है जिसे हम लोग कह रहे हैं एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन। अब सप्लीमेंटेशन भी बढ़ेगा। टीबी के लिए जो दवाइयां दी जाती थी उनके अंदर अब नए सप्लीमेंट भी ऐड होंगे, और फूड जो के थ्रू जो हेल्प हो रही थी उसके अंदर भी न्यूट्रिशन बढ़ेगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अंडरवेट है, जिनका बीएमआई लेस देन 18.5% है। उनको सरकार ये एक्स्ट्रा हेल्प देने वाली है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें जो है इसके अंदर हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। तो निक्षय पोषण योजना, पैसे 500 से 1,000 कर दिए गए हैं। एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपको दिए जाएंगे, और जो कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट होते हैं,
उनको भी सोशल सपोर्ट मिलेगी अंडर निक्षय मित्र इनिशिएटिव। सरकार की तरफ से जितना पैसा आता है 60% सेंटर से आता है, 40% जो है वो स्टेट से आता है। इतना आपको 4-5 इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखनी है। ये हेल्प सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो निक्षय पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, बाकी सबको नहीं मिलती है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैंने आपको बता ही दी है। चलिए, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा आप इसको याद कर सकते हो। तो बेसिकली जो वीडैम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी है फ्रीडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एर्लांजन न्यूबर्ग, ये आपको नाम हम याद नहीं रखने हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कई सालों से एक इंडेक्स निकालते हैं, एक रिपोर्ट निकालते हैं, जिस रिपोर्ट का नाम है फ्री टू थिंक 2024। अभी जो निकाली है फ्री टू थिंक, इस रिपोर्ट का नाम है। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? स्कॉलर एट द रिस्क एकेडमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है ये, इनके द्वारा ये चलाया जाता है, इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा हर साल ये रिपोर्ट निकालते हैं। इस रिपोर्ट में क्या करते हैं लोग? एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स चेक करते हैं। मतलब किसी देश में वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके अंदर कितनी फ्रीडम है, कॉलेज को कितनी फ्रीडम है, स्टूडेंट्स को वहां कितनी फ्रीडम है, प्रोफेसर्स को वहां पे कितनी फ्रीडम है, क्या स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्या अपनी आवाज उठा सकते हैं, सरकार का कितना कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती हैं। और ये बहुत सालों से इसको बेसिकली चेक कर रहे हैं। इंडिया का स्कोर यहाँ पे अभी बहुत लो चला गया है। मतलब इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्री। 179 कंट्रीज को ये लोग बेसिकली करते हैं, और 0 बहुत लो स्कोर होता है और 1 जो है वो हाईएस्ट स्कोर होता है। 2013 के अंदर जो इंडिया का स्कोर था दैट वाज 0.6, 60% था। अभी वो घट के सिर्फ 0.2% चला गया है। इंडिया को रखा गया है कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर, जो कि वर्स्ट कैटेगरी होती है। हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर कई सारे एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, भाई ऐसा क्यों हुआ, इंडिया का ये फ्रीडम इंडेक्स इतना कम कैसे चला गया। एक एग्जांपल आप ना जेएनयू का ले सकते हो। जेएनयू के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ करते थे। अब वहाँ पे सरकार ने जो है इन प्रोटेस्ट को कम करने के लिए कई सारी चीज़ें कर दी हैं। बेसिकली जो वहाँ पे एकेडमिक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके आसपास बच्चे अभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर कोई बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स की जो है वो डिग्री को भी होल्ड कर दिया गया है, पीएचडी को होल्ड कर दिया गया है। तो जेएनयू में जो है वो इस तरह की चीज़ें हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ ऐसा हुआ। तो देश में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सरकार ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, प्रोटेस्ट वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। पहली बात तो ये फ्रीडम वाला इशू हो गया। एक इशू जो है केरला से आया था, काफ़ी फेमस, राइट। तो वहाँ के जो मतलब जो गवर्नर साहब हैं आरिफ मोहम्मद जी, तो उन्होंने वहाँ के यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट की गई, उनके खिलाफ उन्होंने प्रेस में भी बहुत कुछ बोला। फिर वो बहुत नेशनल इशू बन गया। केरला की सरकार अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल भी लेके आई कि जहाँ से गवर्नर का कंट्रोल को हटा देना था, वो बिल अभी प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कई ऐसे इंसिडेंट हुए देश में कि सरकार बेसिकली कैंपस को कंट्रोल करना चाहती है, स्टूडेंट्स की फ्रीडम को करटेल करना चाहती है, सरकार यूनिवर्सिटीज कैंपसेस पे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती है। तो उसकी वजह से फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्कोर जो है वो पिछले 40-50 साल में सबसे कम चला गया है, ठीक है। हालांकि वो एग्जाम के लिए मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, बट अगर स्टेट पीसीएस वगैरह में या दूसरा एग्जाम देते हो तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। फाटा, तो FATTH, तो बेसिकली क्या है, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है भाई, जो कि ईरान ने अभी इसराइल के ऊपर डाली थी। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि कोई भी रडार इनको नहीं पकड़ पाता है। जब तक रडार इनको पकड़ता है ना, ये आपके ऊपर अटैक कर चुके होते हैं, क्योंकि सेकंड्स के अंदर होती है चीजें, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो 5 मैक से लेके 20 मैक तक, 25 मैक तक इनकी स्पीड हो सकती है। 1 मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड। सोच भाई, तो सोच के देखिए, इतनी ज्यादा स्पीड से कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है, तो उसको इंटरसेप्ट करना, यहाँ से कमांड देना, उसको हिट करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और जब तक आप ये सब करते हो ना, वो आपको अटैक कर चुकी होती है। इसराइल के ऊपर कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है अभी ईरान के द्वारा डाली गई थी। हालांकि मोस्टली मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन कुछ मिसाइल एक्चुअली इसराइल के ऊपर जाके गिरी भी थी। बस नाम आपने याद रखना है, फाटा 2 इसका नाम है। 1500 किलोमीटर के लगभग इसकी रेंज रहती है। 5 मैक से लेकर 20 मैक तक की इसकी स्पीड हो सकती है, बस इतना याद रखना है। इंडियन वाइल्ड एस जो कि गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन 26% से इंक्रीज हो गई है। तो ये देखे जरा, हालांकि जो नॉर्मल गधे होते हैं ना, उनके जैसा नहीं होता ये। इसे जो है इंडियन ओनगर भी कहा जाता है,
गुजराती भाषा में इसको जो है घुड़कर एंड खुरबी कहा जाता है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। IUCN में नियर थ्रेटेंड में आता है, जो साइट है उसके अपेंडिक्स 1 के अंदर ही आता है। हर्बीवोर्स होता है, घास वास खाना पसंद करता है। डेजर्ट एरिया में हाई टेम्परेचर जो हार्श कंडीशन होती है वहां पे सर्वाइव कर सकता है। लंबी लंबी टांगे होती हैं तो एंड्योरेंस काफी ज्यादा होता है। बहुत तेज दौड़ सकता है भाई, ये बहुत तेज दौड़ सकता है, 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। 45 से लेके 50% सेंटीग्रेड पे ये सर्वाइव कर सकता है। और जो, क्योंकि गुजरात में रहता है तो वहां पे काफी ज्यादा सोल्ट है, वहां पे वाटर में, उन पेड़ पौधों को खाता है जो कि सोल्ट रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये थोड़ा इसका फूड हैबिट्स जो है इस तरह से रहती है, वो थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए। प्लैंकटन ब्लूम, तो ये देखिए जरा, प्लैंकटन ग्रीन कलर का वाटर आपको नजर आ रहा होगा, तो बेसिकली ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे छोटे सिंगल सेलुलर अलगे होते हैं। ठीक है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। रूट्स वगैरह नहीं होती हैं, ब्रांचेस वगैरह नहीं होती है, बस बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। ये प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सीधी सी बात है भाई, क्योंकि प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे। फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दुनिया भर में CO2 को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, बहुत बड़ा फैक्टर एक फाइटोप्लैंक्टन्स भी होता है जो हमारे ओशंस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। अब न्यूज में क्यों है, मेडागास्कर कोस्ट के पास बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ हो गई है। अब यहां पे थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग फैक्ट मान के चलिए, क्या है। नामीब डेजर्ट अपने पास है, अफ्रीका में नामीब डेजर्ट है अपने पास। ठीक है, नामीब। और बोत्सवाना के अंदर डेजर्ट है, तो बेसिकली वो सेम ही डेजर्ट है वैसे तो ये, बोत्सवाना। तो जो बोत्सवाना के अंदर जो ड्राई लैंड है, नामीब डेजर्ट के अंदर जो ड्राई लैंड है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे चल रहा है ड्रॉट, भयंकर ड्रॉट। ड्रॉट होने से क्या हुआ, सोइल आपकी ड्राई हो चुकी है। अब वहां पे चल रही है विंड। जब हवा चलती है, इस डस्ट को वहां से उड़ा के ओशन के अंदर डिपॉजिट कर देती है। और ये जो डस्ट होती है, ये डस्ट होती है फुल ऑफ आयरन, फुल ऑफ नाइट्रोजन एंड फुल ऑफ फॉस्फोरस। आप ना थोड़ा सा इसको इस तरह से मान के चलिए भाई, ये अपना अफ्रीका है, यहां पे है काफी ज्यादा डेजर्ट। ये डेजर्ट हो गया ड्राई, यहाँ की जो सोइल है वो हो गई ड्राई। अब यहां से विंड चल रही है, ये विंड इस डस्ट को उड़ा के ले गई यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर दिया। अब इसके अंदर क्योंकि आयरन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जो कि फर्टिलाइजर का काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हो गई प्लैंक्टन्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ। और ये डस्ट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ड्रोट चला। ड्रोट क्यों चला, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने ड्रोट लेके आया, ड्रोट से यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर चले गए, और फर्टिलाइजर से यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ हो गई। ठीक है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये मैंने आपको बता दिया कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से मेडागास्कर के अंदर इस समय फाइटोप्लैंक्टन का बूम आ चुका है। कई बार हम लोग इसे अलगे ब्लूम भी बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना, इसे अलगर ब्लूम भी बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पे पहली बार हुआ है, 2019 2020 के अंदर भी वहां पे ऐसा एग्जाम्पल पहले देखा जा चुका है, और इस बार फिर से वहां पे इस तरह का एग्जाम्पल आ रहा है। तो ये जो बोत्सवाना और जो नामीबिया का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इन स्पेसिफिक जो रीजन का नाम है वो है इतोशा एंड माक्टांगिडी पैंस। ठीक है, तो यहां से ये मिट्टी उड़ के जो है वो इधर मेडागास्कर की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से वहां पे एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ हो रही है। ये आपने थोड़ा इसको याद रखना है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी फाउंडेशन कोर्स में अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं 2025 के लिए या फिर 6 के लिए, नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स बहुत बढ़िया डिजाइन किया हुआ है, बहुत ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो अगर आप फुल टाइम यूपी एस्पिरेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आपके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि ऑनलाइन चलती हैं क्लासेस, तो आपके पास हमेशा इसकी एक्सेस रहती है। जब चाहो क्लासेस आप देख सकते हो, डाउट पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। 1-to-1 मेंटरिंग भी आप ले सकते हो, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लास में प्रॉपर डिक्टेशंस दी जाती हैं, सप्लीमेंट्री नोट्स दिए जाते हैं। तो फुल फ्लेजेड कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।